बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नाउन के बारे में और इट्स टाइप्स। ये बेसिक लेक्चर होगा, नाउन और उसकी टाइप्स क्या होती है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि साजिद एकेडमी एक ऑनलाइन एकेडमी है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करवाती है, एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। जैसा कि सीएसएस होता है, पीएमएस होता है, पीपीएससी होता है, इस तरह एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, एमडी कैट, लेट, गेट, जिस तरह का भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या एकेडमिक या एंट्रेंस एग्जाम्स हो तो उसकी तैयारी करवाती है। ठीक है। तो हमारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम्स के सब लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप हमारे लेक्चर्स लेना चाहते हैं या स्लाइड नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। तो हमारा एडमिन आपको आप हर चीज़ प्रोवाइड करेगा जो आपको चाहिए होगी। आपको किसी के हवाले से आपको हेल्प चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं जी अपने लेक्चर के ऊपर। तो हमारा टॉपिक क्या था? नाउन था। नाउन के बारे में हमने डिस्कस करना था। नाउन क्या होता है? नाउन आर वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। याद रखें, इससे पहले वाला जो लेक्चर्स था हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी। तो उसी से आगे जो हमारा ये सेकंड लेक्चर है वो नाउन्स के ऊपर है। तो हम नाउन्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। वहाँ भी नाउन्स की थोड़ी टाइप बताई गई थी, लेकिन यहाँ डिटेल से नाउन्स के बारे में बताया जा रहा है। In a sentence, nouns can function as the subject or the object of a verb or preposition। यानी एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन है वो कैसा काम करता है, वो एज ए सब्जेक्ट होता है या एज ए ऑब्जेक्ट होता है। ये भी बात आपने याद रखनी है, एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट। यानी मैं ये दो चीज़ें आपको आपके सामने रखी हैं। ये आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर लाइन हम पढ़ते हैं तो नाउन्स कैन आल्सो फॉलो लिंकिंग वर्ब टू रीनेम और री आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज। दीज आर नोन एज प्रेडिकेट नाउन्स भी कहते हैं उनको। ठीक हो गया जी। तो प्रेडिकेट नाउन्स लिंकिंग वर्ब के साथ भी उसको भी फॉलो करते हैं। हम लिंकिंग वर्ब को भी आगे एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह करेंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास एज ए सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, काम करने वाले को। किसी का नाम हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस और क्लॉज इज द पर्सन और थिंग डूइंग, परफॉर्मिंग और कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के एक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने दी गई है, एग्जाम्पल को जरा देखें। कहता है द डॉग चेज्ड इट्स टेल। इसमें द नाउन डॉग इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब चेज। तो इसमें जो डॉग है, जो बोल्ड करके लिखा है, ये एज ए नाउन काम कर रहा है और एज ए सब्जेक्ट भी है। इस तरह मैरी रीड्स ए बुक एवरी वीक। इसमें मैरी जो है ये एज ए सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। कहता है द प्रॉपर नाउन मैरी इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात करते हैं तो ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट्स हैव थ्री ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी हो सकता है। ये तीन आपके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस और क्लॉज। जैसा कहता है द डॉग चेज्ड इट्स टेल। The dog chased its tail. The noun tail is receiving the action of the verb chase। यानी ये चेज का जो एक्शन वर्ब है वो कौन ले रहा है? टेल ले रहा है। यानी मफऊल कहते हैं इसको, जिस पर काम किया जाए। सिंपली हम ये कहते हैं। इस तरह मैरी रीड्स ए बुक।
एवरी वीक, ठीक है। तो इसमें द नाउन बुक इज रिसीविंग द एक्शन, असल में मैरी रीड, रीड का एक्शन को कौन ले रहा है, बुक ले रहा है। तो एवरी वीक, तो द नाउन बुक इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब रीड, तो बुक एज ए ऑब्जेक्ट है और एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम बात करते हैं। हमने कहा था ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग हु रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लीज पास जेरेमी द साल्ट। तो इसमें प्रॉपर नाउन जेरेमी इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साल्ट विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब पास, यानी इसमें देखें कि प्लीज पास जेरेमी डेट साल्ट। तो इसमें जो जेरेमी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन पहले आती है, यानी वर्ब के फौरन बाद। ये पास जो है ये वर्ब है, तो वर्ब के फौरन बाद जेरेमी आया, तो ये जेरेमी एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन असल ऑब्जेक्ट क्या है, साल्ट है। यानी पास किस चीज को पास करना है, साल्ट को पास करना है। तो पास का जो एक्शन हो रहा है वो साल्ट के ऊपर हो रहा है, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज ए जेरेमी आ रहा है। तो याद रखिएगा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के फौरन बाद आता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। दूसरी एग्जांपल देखें, आई सेंट द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब। सेंट का जो रिलेशन है, जो एक्शन है वो एप्लीकेशन पे हो रहा है। तो इसका मतलब सेंट का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। द नाउन कंपनी इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। यानी सेंट क्या सेंड करना है, एप्लीकेशन। तो सेंट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एप्लीकेशन। तो जो कंपनी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब सेंट, तो ये नोट याद रख लें, पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, यानी वर्ब के फौरन बाद आती है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आती है। यानी ये देखें जेरेमी है, ये साल्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे पहले आई है। इस तरह पास वर्ब है, वर्ब के फौरन बाद जेरेमी आई है। नीचे देखें सेंट, सेंट के फौरन बाद द कंपनी। तो फौरन बाद जो आती है वो इनडायरेक्ट है, और उसके बाद क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको इसमें ये भी सीखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में आपने सीख लिया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। फिर रिपीट कर दूं, हमने ऑब्जेक्ट पहले हमने सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा नाउन को, अब हम ऑब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो जो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं, हमने एज ए हम सॉरी सब्जेक्टिव भी पढ़ा, फिर हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा। ऑब्जेक्ट में भी दो पढ़े थे हमने, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा, और तीसरा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। तो नाउन्स आर आल्सो यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद भी यूज होता है टू क्रिएट ए prepositional फ्रेज बनाने के लिए। when a noun is part of prepositional phrase it is known as a subject of the preposition, यानी वो subject of preposition होगा। जैसे कहते हैं you back pack is under the table। अब under the table क्या है, फ्रेज है। under the table क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड इकट्ठे आ जाएं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो कंप्लीट ना हो। तो अब ये देखें अंडर द टेबल, ये जो अंडर है, अंडर आपकी क्या है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद आपका क्या नाउन इस्तेमाल हुआ, द टेबल, ठीक है। तो ये आपका जब अंडर द टेबल, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी है। इसको हम एज ए प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, और इसको यूज के लिहाज से कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन में जो नाउन है वो आपकी प्रेपोजिशन के बाद आता है, ये भी रूल याद रखना है। द नाउन टेबल इज द ऑब्जेक्ट, यानी टेबल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन अंडर विच क्रिएट्स द प्रेपोजिशनल फ्रेज बना देता है, अंडर द टेबल, ठीक हो गया। आई एम लुकिंग फॉर वीक। अब ये देखिए फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, और वर्क क्या है, ये आपका क्या बन जाता है, वर्क मतलब नाउन है। तो आपका प्रेपोजिशन और नाउन ये दोनों कंबाइन हो गए तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया, और ये यूज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन हो रहा है। तो ये प्रेपोजिशन के फौरन बाद आपका नाउन आता है,
ठीक हो गया। तो ये आपने ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन भी अंडरस्टैंड कर लिया। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको सबसे फ्रंट पे बताया गया था, उस नंबर पे, ये यहाँ भी आपके सामने दिया गया है, 0310132118 इस पे व्हाट्सएप करें तो आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, उसको हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। आपको क्वालिटी एजुकेशन देते हैं हम, ठीक है, 100% इफेक्टिव। तो ये लेक्चर जो सीएसएस देना चाहते हैं या एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीपीएससी या एफपीएससी या पीएमएस एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये सारा लेक्चर सुने, हमारे जितने भी इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तमाम लेक्चर्स को आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप के लिए सीएसएस एग्जाम देना, पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएस एग्जाम देना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखते हैं, प्रेडिकेट नाउन्स होते हैं। ठीक है, नाउन दैट फॉलो लिंकिंग वर्ब्स, ये मैंने पहले भी बताया था, जो लिंकिंग वर्ब्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह आपने सुने होंगे, जो सिर्फ लिंक करने के लिए होते हैं, उनका कोई एक्शन नहीं होता। आर नोन एज प्रेडिकेट नाउन्स, समटाइम्स नोन एज प्रेडिकेट नाउन्स। These serve to rename or re-identify the subjects if the noun is accompanied by any direct modifiers, जैसा कि आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, prepositional phrase, the entire noun phrase acts predicatively। ठीक है, predicatively। love is a virtue, the noun phrase a virtue। अब ए virtue को हमने phrase क्यों बोला? क्योंकि दो वर्ड बन रहे, ए और virtue। ठीक है। वह फॉलो द लिंकिंग वर्ब इज, तो ये इसमें जो इज है, ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब कहलाता है, यानी ये लिंक कर रहा होता है। ठीक हो गया। ये नाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान ये लिंक कर रहा होता है, ये फंक्शन नहीं कर रहा होता है। इस तरह टॉमी सीम्स लाइक ए रियल बुली, द नाउन फ्रेज ए रियल बुली फॉलोज द लिंकिंग वर्ब सीम्स टू रीनेम द सब्जेक्ट टॉमी। ठीक हो गया। तो इसमें आपके सामने ये प्रेडिकेट नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यानी प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। अगर एक सेंटेंस को देखें तो उसमें एक चीज होती है नाउन, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ये बात याद रखें, सब्जेक्ट एंड दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर है हमारा, आप बहुत सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रेडिकेट क्या होता है। कहता है मे बी दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, द नाउन फ्रेज ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज फॉलोज द लिंकिंग वर्ब इज टू रीनेम द सब्जेक्ट दिस। कहता है मे बी दिस इज ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज, ये जो ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज है, ये प्रेडिकेट बन गया, ये प्रेडिकेट नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कैटेगरीज ऑफ नेम्स, तो देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स होती हैं। इट्स वो जो पहले डिस्कशन हुई है वो नाउन्स के फंक्शन के ऊपर है कि नाउन कहाँ इस्तेमाल हुआ सेंटेंस के अंदर। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, नाउन्स की कैटेगरीज कितनी है, नाउन्स की वैरायटी कितनी है, नाउन्स की टाइप्स कितनी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स एंड इट्स important टू नो द डिफरेंट वे each टाइप कैन बी यूज्ड इन a sentence. Below we shall briefly look at the different categories of nouns. You can explore the individual sections to learn more about each. सबसे पहले है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? जो कॉमन प्लेस, पर्सन, थिंग्स होती हैं। जैसा कि एग्जांपल दी हुई है, ही सैट ऑन द चेयर, आई लिव इन ए सिटी, वी मेट सम पीपल। अब चेयर, चेयर एक कॉमन है, कोई भी चेयर हो सकती है, प्रिंसिपल की चेयर हो सकती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की चेयर हो सकती है, इस तरह आयरन की चेयर हो सकती है, प्लास्टिक की चेयर हो सकती है। यहाँ चेयर मेंशन नहीं है, उसे एक मतलब ये प्रॉपर नाउन नहीं बनाया गया, एक कॉमन के तौर पर यूज हो रही है। इस तरह सिटी, यहाँ ये नहीं बताया गया सिटी कौन सा है, सिटी कोई भी हो सकता है, लाहौर सिटी है, इस्लामाबाद सिटी है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, कराची है, ओकाड़ा है, या कोई भी सिटी यहाँ हो सकता है, लेकिन सिटी यहाँ एज ए कॉमन इस्तेमाल हुआ है। इस तरह पीपल, तो पीपल भी यहाँ एज ए कॉमन के नाम पे तौर पे कौन से पीपल हैं, कौन से कंट्री के पीपल हैं, तो यहाँ ये कॉमन है। ठीक है। तो इस तरह प्रॉपर नाउन क्या होता है? एब्सोल्युटली यूनिक पर्संस होते हैं,
प्लेस, थिंग्स एंड दे आर सिग्निफाइड बाय कैपिटल लेटर से इसको सिग्निफाइड करते हैं। पहले लेक्चर के अंदर भी आपको जब प्रॉपर नाउन का यूज बताया गया तो बताया गया कि प्रॉपर नाउन कहीं भी आएगा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। जैसा गो फाइंड जेफ एंड टेल हिम डिनर इज रेडी। अब ये जेफ है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। इस तरह आई शैल हैव ए पेप्सी प्लीज, प्रिंस विलियम इज अडोर्ड बाय मैनी। तो ये जो पेप्सी है ये खास बोतल का नाम है, खास है। प्रिंस है, ये भी खास है, प्रिंस विलियम भी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, नाउन्स ऑफ एड्रेस। नाउन्स ऑफ एड्रेस के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, जिसको मुखातब किया जाता है उसे नाउन्स ऑफ एड्रेस कहते हैं। ठीक है, कहता है नाउन्स ऑफ एड्रेस आर यूज इन डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किया जाता है, इनडायरेक्ट नहीं, क्योंकि जिसको मुखातब कर रहे होते हैं डायरेक्ट कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट मुखातिब नहीं कर रहे होते। डायरेक्ट स्पीच टू आइडेंटिफाई द पर्सन और ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू और टू गेट दैट पर्सनस अटेंशन। लाइक इंटरजेक्शंस, दे आर ग्रामेटिकली अनरिलेटेड होते हैं टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दे डोंट मॉडिफाई और इफेक्ट, यानी जिस तरह इंटरजेक्शन का मॉडिफाई नहीं कर सकते, इस तरह नाउन्स ऑफ एड्रेस जो मुखातब करने के लिए नाउन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि जेम्स आई नीड यू टू हेल्प मी विद द डिशेज, यानी जेम्स को मुखातब करके पकारा जा रहा है। तो ये देखें, ये चीज मैंने लिखी हुई है, जब भी आपने नाउन्स ऑफ एड्रेस को इस्तेमाल करना है तो आपने वो जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसको आपने कोमास के अंदर क्लोज करना है। दूसरा ये है कि आपने जिसको मुखातिब कर रहे हैं उसके बाद आपने कोमा लगाना है। ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है। सेंटेंस बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। इस तरह कैन आई हैव सम मनी मॉम, ये मोम को मुखातब किया जा रहा है। अब ये देखें, मोम को मुखातब किया तो मोम के और बाकी सेंटेंस के दरमियान कोमा लगाया है, और सारे सेंटेंस को हमने कोमास के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने क्या किया है, बंद किया हुआ है। ठीक होगा। इसी तरह दिस क्लास, क्लास दिस के बाद क्लास को मतलब मुखातिब किया किसी टीचर ने, कहता है दिस क्लास इज द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। क्लास को अगर आप ना बोलें तो ये सेंटेंस बनता है दिस इज द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट का। ठीक है, क्लास ये वीडियो, यानी वीडियो के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, यानी आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, जिसके बारे में बताने जा रहा था। तो इसमें जो क्लास है, क्लास को मुखातिब किया गया, दिस इज द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट क्लास। ये क्लास को एंड पे भी ले जा सकते थे। इस तरह आप क्लास को शुरू में ले जाते, क्लास फिर कॉमा फिर दिस इज द वीडियो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। तो क्लास को शुरू में ले जाते, या क्लास को एंड पे ले जाते, या क्लास को से दरमियान में, जहां भी मुखातिब करने वाले वर्ड को इस्तेमाल करेंगे उसको आपने कॉमा जरूर लगाना है, कॉमा, ताकि सेपरेट करनी है बात को। और जो बात की जा रही है नाउन्स ऑफ एड्रेस के सेंटेंस में, उसको आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी क्लोज करना है। ये लिखने का तरीका है। कहता है सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट आई डोंट सी यू देयर। अगर मैं मिस्टर प्रेसिडेंट को मुखातिब ना करूं तो सेंटेंस बनता है सॉरी आई डोंट सी यू देयर। तो यहाँ मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को मुखातब करना, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट आई डोंट सी यू देयर, यानी आई डोंट सी यू देयर, मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। ठीक है, मिस्टर प्रेसिडेंट को कहा जा रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट एज ए नाउन ऑफ एड्रेस है, यानी नाउन ऑफ एड्रेस का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है। अगर आप इसको एंड पे ले जाते तो लिखते सॉरी आई डोंट सी यू देयर, आगे कोमा मिस्टर प्रेसिडेंट आ जाता। ठीक हो गया। अगर आप इसको शुरू में लिखते हैं तो मिस्टर प्रेसिडेंट फिर कोमा सॉरी आई डोंट सी यू देयर। तो जब भी आपने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नाउन्स ऑफ एड्रेस को इस्तेमाल करना है किस सेंटेंस में, तो दूसरे जो पूरा सेंटेंस है उससे इसको सेपरेट करना है कोमा लगा के, और जो आपके नाउन्स ऑफ एड्रेस जिस सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है उस सेंटेंस को आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करना है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। आगे है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। याद रखिएगा ये हमारी नाउन्स की टाइप्स चल रही हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, फिजिकल टेंजिबल्स होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक हो गया, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि टेबल है, रॉक्स है, लेक है, कंट्रीज, पीपल, अफ्रीका, मैकबुक, जॉनथन, जोनेथन,
मतलब ये सारे कॉन्क्रीट नाउन है, इनको हम देख सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनका फिजिकली कोई वजूद नहीं होता, ठीक है, यानी ना उसका मैस होता है, ना वो कहीं अकोपाई स्पेस अकोपाई करती हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट तसव्वुर, तसव्वुर एक नाउन है, आइडिया ख्याल एक नाउन है, स्टेट्स का नाम है। इसी तरह फीलिंग्स, फीलिंग्स ये एहसासात एक चीज का, नए का एहसासात का नाम है, इसको हम कहीं देख नहीं सकते, कहीं रख नहीं सकते, ठीक है। इस तरह करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, जैसे लव, लव क्या है, लव कहाँ रखा जाता है, लव मतलब एक इसका कोई फिजिकली वजूद नहीं होता, हेट का कोई फिजिकली वजूद नहीं होता। डिसेंसी, कन्वर्सेशंस, इमोशंस, इस तरह ऑनेस्टी, इस ये ऐसे नाम हैं जिनको हम कहीं भी कहीं रख नहीं सकते। ये फीलिंग्स के नाम होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स के नाम होते हैं, ये आइडिया के नाम होते हैं, ये खसूसियात के नाम होते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती, तो ये जो खूबसूरती है ये कहीं रखी नहीं होती, इसकी कोई जगह नहीं है, इसका कोई मैस नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आपने कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ये दोनों में फर्क रखना है। अब उसके बाद ये क्यों टाइप्स पढ़ रहे हैं, जब हम इससे आगे वाले लेक्चर में जाएंगे तो हर जो टाइप होगी नाउन को हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको डिटेल से एक्सप्लेन करके उसका इंग्लिश के अंदर यूजेस भी हम बताएंगे। इस तरीके से आप हमारे जब सारे लेक्चर्स ले लेंगे तो ग्रामेटिकली भी आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और इंग्लिश आपको स्पोकन में भी बहुत आप आगे चले जाएंगे, ठीक होगा जी। तो आगे होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती होती है, एज इंडिविजुअल सेपरेबल एटम्स होती हैं, मींस दैट वी आर एबल टू काउंट देम, जैसे 1 2 5 15 100। वी कैन आल्सो यूज देम विद इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए एंड एन लगाते हैं हम इनके साथ, काउंटेबल के साथ, ठीक है, ए विद ए प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। जैसा कि सिंगल काउंटेबल नाउन क्या होता है, ए कप, एन एम्बुलेंस, कप की काउंटिंग होती है, एम्बुलेंस की काउंटिंग होती है, फोन की काउंटिंग होती है। प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या था, 2 कप्स, यानी 2 प्लूरल हो गया, सेवरल एम्बुलेंसेस, 10 फोन्स। तो ये आपके सामने सिंगल काउंटेबल नाउन्स भी हो गया और आपके सामने प्लूरल काउंटेबल नाम भी हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन मैयर कर सकते हैं, ये बात याद रखना। तो जिन चीजों की गिनती नहीं होती उनके साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन भी नहीं लगाते। जैसा कहता है वुड यू लाइक टी, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, तो ये करेक्ट है। अब इनके साथ टी, टी जो है, टी को कभी आपने ये नहीं कहा मुझे 2 टी दें, मुझे 5 टी दें, मुझे 10 टी दें, बल्कि टी को हम मैयर करके लेते हैं, काउंट करके नहीं लेते। इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही है कि इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। इस तरह वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट। अब इनकरेक्ट क्या है, वुड यू लाइक ए टी, ये टी जो है ये काउंटेबल नहीं है। तो मैंने अभी बताया जो काउंटेबल चीज नहीं होती उनके साथ ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है वो नहीं लगाते, तो यहाँ ए लगाया हुआ तो ये इनकरेक्ट हो गया। डू यू हैव एन इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन के साथ भी एन गलत हो गया। वी बॉट न्यू कैंपिंग इक्विपमेंट्स, तो ये आप ये देखें आपने क्या किया, इक्विपमेंट्स एस लगा के इसको प्लूरल भी बना दिया, तो इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते आप, ठीक है। टी तो टी को टीज नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। तो यह इस सेंटेंस में एस लगा के गलती की हुई है, तो इसका प्लूरल नहीं, ऐसे एस या ई एस लगा के हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो इस एक पहले लेक्चर हो चुका जिसके अंदर बताया गया था कि हम वर्ड्स को चेंजिंग करते हैं, कैसे करते हैं, यानी किसी भी वर्ड को आप कैसे वाहद और जमा बनाते हैं, यानी सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, तो आप लेक्चर को सुनिएगा इंशाल्लाह। तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसी को भी वर्ड को प्लूरल कैसे बनाना है या किसी भी वर्ड को सिंगुलर कैसे बनाना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन शो कर रहा है कि एक ऐसा नाम है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप की कलेक्शन होती है, मल्टीपल पीपल्स, मल्टीपल एनिमल्स, मल्टीपल थिंग्स आ जाती हैं इसमें, ठीक है। वो कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट रेफर टू ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल, एनिमल्स और थिंग
However, even though collective nouns refer to multiple individuals, they still function as a singular noun in a sentence. और ये सेंटेंस में एज ए सिंगुलर ही यूज होंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी थिंग्स की कलेक्शन होती है। जैसा कहते हैं द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ ऑफ द विंटर, तो ये फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स का एक ग्रुप होता है। ठीक हो गया। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन, वोटेड ऑर्गेनाइजेशन से मुराद बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है। वोटेड टू रिवोक द रूल्स दैट इट हैड प्रीवियसली अप्रूव्ड। इस तरह दी सेट ऑफ द टेबल क्लॉथ्स का सेट की बात करते हैं। इस तरह पुलिस की बात कर लेते हैं, इस तरह हम आर्मी की बात कर लेते हैं, इस तरह हम क्लास की बात कर लेते हैं। आर्मी जब हम वर्ड बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों की वो कलेक्शन है। जब हम पुलिस का वर्ड बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों की वो कलेक्शन है। जब हम क्लास की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट की वो कलेक्शन है। तो ये कलेक्टिव नाउन्स आता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट है जी एट्रीब्यूटिव नाउन्स। लेक्चर हमारा क्या चल रहा है, फिर याद रखें, हमारे नाउन्स की टाइप्स सिंपल चल रही हैं। फिर हमने हर नाउन्स की जो टाइप है उसको डिटेल से इंग्लिश के अंदर अप्लाई करके सीखना है कि वो नाउन कहाँ कैसे अप्लाई होता है, उसका वाहद जमा कैसे बना सकते हैं, उसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर आना या प्लूरल आना वो कैसे आना है, तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। कहता है एट्रीब्यूटिव नाउन्स आल्सो कॉल्ड नाउन एडजेक्ट्स होता है आर नाउन दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अदर नाउन। यानी वो नाउन जो किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे एट्रीब्यूटिव या एट्रीब्यूट मतलब खसूसियात देना, खसूसियत देने वाला। कहता है द बॉय प्लेड विद हिज टॉय सोल्जर। इन दिस सेंटेंस टॉय इज नाउन एडजेक्ट एंड इट मॉडिफाई द वर्ड सोल्जर क्रिएटिंग द कंपाउंड नाउन टॉय सोल्जर। इसका मतलब एट्रीब्यूटिव नाउन जो होता है ये कंपाउंड नाउन होता है। दो नाउन को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। उसके बाद है कंपाउंड नाउन्स, अलग मैंने बता दिया। कंपाउंड नाउन्स इज ए नाउन कंपोज ऑफ टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर और सिंगल यूनिट के तौर पे काम करेंगे। जैसे वाटर बॉटल, तो ये वाटर और बॉटल ये एक नाम बन जाएगा, ए बॉटल यूज फॉर वाटर। डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग रूम एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो यानी दो नाम को इकट्ठा कर दिया, ए रूम यूज फॉर डाइनिंग। बैग पैक, ए पैक यू वियर ऑन योर बैग। पुलिस मैन ए पुलिस ऑफिसर हु इज ए मैन। ठीक हो गया। तो ये आपने ये या कि ये कंपाउंड नाउन पे तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नाउन फ्रेज क्या होते हैं, अगर किसी भी दो या दो से ज्यादा नाउन इकट्ठे कर दिए जाएं, ठीक हो गया, तो वो क्या होता है नाउन फ्रेज बन जाता है। वैसे भी फ्रेज कहते हैं दो या दो से ज्यादा नाउन इकट्ठे हो जाएं, दो या दो से ज्यादा वर्ड इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। दो या दो से ज्यादा वर्ड इकट्ठे हो जाए तो फ्रेज होता है। वर्ड एक सिंगल होता है, दो वर्ड या तीन वर्ड या चार वर्ड वो फ्रेज होता है। इसी तरह एक पूरा सेंटेंस उसमें नाउन और वर्ब इस्तेमाल होता है। फ्रेज जो है उसका मीनिंग मुकम्मल नहीं होता। फ्रेज या तो वो एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है या वो एज ए वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। इसकी और भी फ्रेज की टाइप्स हैं, इसके ऊपर भी अलग हमारा लेक्चर्स है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कहता है नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट फंक्शन टुगेदर, और फंक्शन एज ए नाउन का करेंगे वो। ठीक है। जैसे ही ब्रॉड द शोवल विद द ब्लू हैंडल। अब द शोवल विद द ब्लू हैंडल क्या है, ये एज ए फंक्शन सेंटेंस में एज ए नाउन का है, ये एज ए नाउन का फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड दो या दो से ज्यादा हैं तो इसलिए नाउन फ्रेज कहेंगे। फ्रेज इसलिए कह रहे हैं कि दो से ज्यादा वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड है, और नाउन इसलिए कह रहे हैं कि वो उसका फंक्शन एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस के अंदर। In this sentence, the shovel with the blue handle is noun phrase. It collectively act as a noun while providing modifying words for head noun shovel. The modifiers are the and with the blue handles. असल में जो noun क्या है वो shovel है, तो shovel को modify कौन कर रहा है, द modify कर रहा है, और with the blue handle ये जो विद द ब्लू हैंडल और द ये दोनों मिलके शोवल को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये एज ए फंक्शन एज ए सेंटेंस के अंदर एक वर्क यानी एक नाउन का हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है जी नोमिनलाइजेशन क्रिएटिंग नाउन्स, नाउन्स को क्रिएट करना। वर्ब से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हम ये कर सीखते हैं, या आप एडजेक्टिव से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नोमिनलाइजेशन रेफर टू द क्रिएशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। वर्ब या एडजेक्टिव से आप नाउन बना सकते हैं।
सुफिक्स इस्तेमाल करके, जैसा कि कहता है माई फैंसी इज एन एक्टर, ठीक है, वर्ब एक्ट होता है, तो एक्ट को एक्टर बना दिया, तो ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो गया। कहता है हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द पोजीशन वाज रिसीव्ड वार्मली, जो वर्ड एक्सेप्ट होता है वो वर्ब होता है, तो एक्सेप्ट से एक्सेप्टनेस बना दिया, यानी उसको हमने नाउन बना दिया। इसका मतलब वर्ब को नाउन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव को भी हम चेंज कर सकते हैं। कहता है दिस प्रोजेक्ट विल बी फ्रॉट विद डिफिकल्टी, ठीक है, तो डिफिकल्ट एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो नाउन बन गया डिफिकल्टी। तो यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपने ये सीखा कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को आप नाउन बना सकते हैं, नाउन बनाने का तरीका है, ठीक हो गया। जिस तरह टीच से टीचर होता है, ठीक है, चेक से चेकर होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, तो आप अपनी खुद बनाएं, खुद प्रैक्टिस करें ये बनाने के। इसका हम फुली एक मतलब मेथड, अगर आपको मजीद सीखना है कि आपने मजीद के बनाने का तरीका क्या है, वो भी इंशाल्लाह हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी कि हम बनाते कैसे हैं। ये तो इसमें बताया है कि सिर्फ हम नाउन बना सकते हैं किससे, वर्ब और एडजेक्टिव से। उसके बाद है क्विज आपके सामने आया है, इस क्विज को आपने सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप सॉल्व करके मुझे मतलब यूट्यूब से लेक्चर सुनने के बाद आप मुझे कमेंट्स में इसके आंसर बताएंगे, ठीक हो गया जी। तो जो सब के सब ठीक आंसर बताएगा, हम इंशाल्लाह उसके लिए गिफ्ट का अनाउंस भी करते होते हैं। हमारी हर वीडियो, तकरीबन हर वीडियो के साथ एक क्विज होता है, आप उस क्विज को हल करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, आप वहाँ कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। कहता है नाउन कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नाउन क्या हो सकता है, हमने नहीं आंसर दिया है, ये आप लोगों ने देना है। ए ऑप्शन है द सब्जेक्ट, बी ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन है प्रेडिकेट, डी ऑप्शन है ए एंड बी, ई ऑप्शन है बी एंड सी, एफ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। What category of noun is used to identify the person or group being directly spoken to? तो ए बी सी और डी ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन करेक्ट आपने जवाब देना है हमें। इस तरह आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, नीचे से ना टाइप ऑफ नाउन बतानी है। यूर इनडिफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो इनडिफरेंस है ये कौन सा नाउन है, तो ये आपने बताना है। इसी तरह ये आपके सामने फोर्थ एमसीक्यू, द कैटेगरी ऑफ नाउन इज यूज्ड मॉडिफाई अदर नाउन, दूसरे नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी कैटेगरी इस्तेमाल की जाती है। ये जवाब हम नहीं बता रहे, ये जवाब आप लोगों ने हमें कमेंट्स करने हैं या व्हाट्सएप पे बताने हैं, और जिसके सब के सब आंसर ठीक हो गए इंशाल्लाह हम उसके लिए गिफ्ट का ऐलान करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू, आप लोगों ने हमारा लेक्चर सुना, और मजीद आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं सीएसएस के हवाले से, पीएमएस के हवाले से, इंग्लिश स्किल्स के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हमारे टीम का हिस्सा बने, ज्वाइन करें, लर्न करें, फिर अर्न करें, ठीक है जी। तो थैंक यू, आपका शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मुझे इजाज़त दें, और नेक्स्ट मिलते हैं, शुक्रिया।